हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरीश यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगेन डिज़ाइन पैटर्न, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे इंटर कम्युनिकेशन जो माइक्रो सर्विस करती है उसके लिए हम लोग जो डिज़ाइन पैटर्न पढ़ रहे थे। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन वाला भी है, दोबारा से रिमाइंड कर दूँ। इंट्रीगेशन पैटर्न, ठीक है। तो इंट्रीगेशन पैटर्न हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। क्या है? चलो जाओ बेटा जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे चैंड। अच्छा, हाँ तो प्रॉक्सी हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसी का ही हमारा एक और पार्ट है चैंड माइक्रो सर्विस। मतलब जो माइक्रो सर्विसेज हैं हमारी, तो उन माइक्रो सर्विस को इंटर कम्युनिकेशन में कैसे कितने तरीके से हम लोग करवा सकते हैं, ठीक। कैसे कैसे, एक तो हमने एपीआई गेटवे पढ़ा था कि सारी रिक्वेस्ट को यहाँ भेजो, फिर गेटवे पे जाओ, फिर गेटवे से दूसरी सर्विस पे कॉल करवाओ, ठीक। इसी का ही आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अब चैंड माइक्रो सर्विस, ठीक है। चैन माइक्रो सर्विस में क्या है, अब मैंने एक इससे पहले भी एग्रीगेटर पैटर्न पढ़ाया था, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक। एग्रीगेटर में मैंने आपको बताया था और शायद ये भी बताया था कि चैन भी बताया था, ऑलरेडी बता चुका मैं, ठीक है। कि एग्रीगेटर पैटर्न में हम लोग ऐसा करते हैं, पहला इसको कॉल कर लो, दूसरे को कॉल कर लो, उनके दोनों के रिजल्ट को ग्रुप कर लो, फिर रिटर्न करवा लो, ठीक। इसकी जरूरत कब पड़ती है, मान लो आपको मल्टीपल सर्विस से कॉल करके रिजल्ट को निकालने के बाद उसको कंबाइन करके रिस्पॉन्स आपको रिटर्न करवाना होता है ना। तब हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीपल सर्विस को कॉल करने की, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है, एक तो आपने ऐसे करके यूज कर लिया, एक इसको कॉल कर लिया, उसको पैरेलल भी मैंने बताया, पैरेलल भी किया जा सकता है। दूसरा आप चैनिंग का यूज कर लो, कि मान लो सर्विस ए है जो हमारी, ठीक है। मान लो सर्विस, क्या मान लो भाई, तो यहाँ पे आते हैं, है ना। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक काम मैं और करता हूँ, भूल जाऊंगा, ये काम बहुत जरूरी होता है ना, आपको भी पता है। पूरा पेज नहीं घेरना हमको, है ना, क्योंकि हम ऐसे 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 हिलते भी रहते हैं ना। हालांकि कुछ ज्यादा ही मैं इधर आ रहा था। चलो इधर आ जाते हैं। हमें लगता है इससे पिछला वाले लेक्चर में भी मैंने ज्यादा ही स्क्रीन कवर कर रखी होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो माइक्रो सर्विस को आपको कॉल करना है, ठीक है। मान लो कोई फ्रंट एंड से आपके पास में कॉल आया, ठीक। तो मान लो ये हमारे पास फ्रंट एंड से कोई कॉल आया, एक मिनट, ये क्या है? अच्छा, कनेक्ट नहीं किया मैंने। तो माइक्रो सर्विस से हमारे पास मान लो कोई कॉल आया, ये फ्रंट एंड से कॉल आया, ठीक है। इसको चाहिए था, हमने आपको एग्जांपल में दिया था लीव इन्फो कुछ ऐसा करके। मान लो ये हमारा यूआई था, यहाँ से रिक्वेस्ट आया, ए सर्विस, यहाँ पे एक सर्विस थी, सर्विस ए, इसको कॉल गया। फिर आपने यहाँ पे मतलब, क्योंकि इसको ग्रुप करना था, रिजल्ट को कंबाइन करना था, मतलब काफ़ी रिजल्ट उसको चाहिए था, लेकिन वो एक जगह मिल नहीं रहा था, तो वो दूसरी एपीआई को कॉल करेगा। मान लो इसने कॉल किया, बी को कॉल किया, है ना। अब बी एक्चुअली जो काम कर रहा था, क्योंकि हो सकता है बी जो जिस एपीआई को आपने कॉल किया वो भी कोई एपीआई इंटरनल कॉल कर रही हो किसी अदर सर्विस को, पहले से ही कर रही हो, ठीक है, अपने रिजल्ट को ग्रुप कर बनाने के लिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे इसने क्या कॉल किया, इसने सी को कॉल किया होगा पहले से ही। इस ये दोनों ऑलरेडी कॉल कर रहे होंगे, बट आपने फिर एक बी को कर लिया, तो आपकी डिपेंडेंसी हो गई तीन के साथ, एक दो तीन, मतलब दो के साथ डिपेंडेंसी हो गई। ये तो है ही मान लो अपना कॉल, बट इसके साथ भी हो गई डिपेंड, इनडायरेक्ट वे में इसके साथ भी हो गई, है ना। क्योंकि आपको पता नहीं था, इसमें हो सकता है सी कॉल कर रहा हो ऑलरेडी किसी को, डी को, तो ये भी। तो यहाँ पे भी अब इनडायरेक्ट वे में आप डी से भी डिपेंडेंसी आपकी हो गई। और रिक्वेस्ट हमारी कैसी है, सिंक्रोनस कॉल है, यहाँ पे असिंक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस कॉल में क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट जो है एक तरीके से वेटिंग लिस्ट में रहेगा, ठीक। जब तक यूआई पे जो हमारा डेटा कुछ भी शो कराना था वो तब तक रुका रहेगा, जब तक डी कैलकुलेट करेगा, सी करेगा, बी करेगा, तब ए को मिलेगा, तब वहां पे जाएगा। तो वहां पे आपका जो आपका सर्किल घूमता है ना ब्राउजर पे, वो ज्यादा देर तक घूमता रहेगा, ठीक है। लोड करने में टाइम लगेगा, नेटवर्क फेल्योर के केसेस बहुत ज्यादा होंगे इसमें, है ना।
लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, कभी कभार आपको बनाना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि कर। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप की चैनिंग अगर यूज कर रहे हो तो इसकी एक लिमिटेशन, आपको लिमिट लगा कर रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चयन करना है 2 से 3 कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको चयन नहीं करना है। अगर ऐसा जरूरत पड़ रही है तो आपको नया डेटाबेस बना लेना है, यानी कि यहाँ इसका जो डेटाबेस जहाँ से ये डेटा फेच कर रहा था, या ये डेटा जो जहाँ से फेच कर रहा था, ठीक है, इसके पास जो डीबी था इसका डीबी कॉपी करके यहाँ पे भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक, सेम डेटा, जो ए डेटा यहाँ पे भी है तो ए डेटा यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे इसको कॉल करने के बजाय इससे कॉल, डीबी से डायरेक्टली कॉल लो, तो ऐसी डिपेंडेंसी आपको कम करनी पड़ेगी। या और भी मतलब आपको इस तरीके से आपको नहीं करना, या आपको जो भी डेटा चाहिए तो डायरेक्टली यहीं से डीबी जो यहाँ इसका डीबी होगा, तो ये पूरा डेटा जो यहाँ से कैलकुलेट हो रहा था यहाँ पे आपको रिप्लिकेट करना पड़ेगा, रिप्लिकेशन डेटा का यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा क्योंकि डिपेंडेंसी ज़्यादा सही नहीं होती, आपको बता दिया मैंने कितनी प्रॉब्लम होंगी, बट हाँ ऐसा चैनिंग आपको कर सकते हो, तो ये भी एक डिज़ाइन पैटर्न है ना। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देख लेते हैं कभी कभार, है ना। यहाँ पे अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, चैन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट विच इज कम्बाइनेशन ऑफ मल्टीपल चैन आउटपुट, है ना, कॉम्बिनेशन जो कि है। तो इफ और एक चीज मैं और बता दूं, मुझे याद आ गया, पहले से क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हमारा रिक्वेस्ट है ना, ये कहाँ चला जाता कर्जर में, पता नहीं व्हाइट में, मुझे लगता है व्हाइट कुछ ज्यादा ही अच्छा, मैं कर्जर कहीं दूसरी जगह चला रहा था। ठीक, तो यहाँ पे जो आपने कॉल किया है, ठीक, ये जो आपने फुल करके एक बार दिखा देते हैं, जो ए सर्विस जो कॉल कर रहा है बी को, है ना, तो इसने कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट बॉडी बनाई होगी, रिक्वेस्ट बनाया होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे रिक्वेस्ट ए का जो ने रिक्वेस्ट जो क्रिएट किया है, ये जो रिक्वेस्ट किया है REQ जो क्रिएट किया है, ये सेम हो रिक्वेस्ट बी से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। बी सी जो डी को कर रहा हो रिक्वेस्ट हुआ वो सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, ये याद रखना। और रिस्पॉन्स भी जो डी रिटर्न कर रहा है सी को, वो भी हमारा कोई जरूरी नहीं है सेम हो, किसके, इसके रिस्पॉन्स से या इसके रिस्पॉन्स से। ये मेन पॉइंट भी याद रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ए ने रिक्वेस्ट बी को किया, जो रिक्वेस्ट इसने किया सेम रिक्वेस्ट वो इसको करेगा, नहीं, हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हो या कुछ और कम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हो, है ना, तो रिक्वेस्ट करने के लिए, तो इंटरनल कॉल है तो आईपी हेडर में कुछ भी नहीं डाल रहा होगा, है ना, ऐसे करके। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारे सेम नहीं हो सकते, बट यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड है रिस्पॉन्स, वो आपको रिस्पेक्टेड रिस्पॉन्स बनाना है। ठीक है, जो फ्रंट एंड से एक्सपेक्टेड है। If you have 3 service lineup in chain, then request from the client is first received by A, then service communicate with the extra other service भी हो सकता है, तीसरे से भी करना पड़ता है, थर्ड सर्विस से भी आपको करना पड़ सकता है कम्युनिकेट, और इसके बाद में आउटपुट जो आपका कंसोलिडेट होगा। ऑल दिस सर्विसेज यूज सिंक्रोनस HTTP request response of message for messaging also until the request passes through all devices, the respective response are generated and doesn't get output। वही है सारा कुछ इस टाइप में नहीं मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस तरीके का होता है। आप आगे चलते हैं, ये आ गया है क्लाइंट साइड UI कंपोजिशन पैटर्न। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्लाइंट साइड UI कंपोजिशन पैटर्न, मतलब क्लाइंट साइड से हमारी रिक्वेस्ट कैसे कैसे आएगी, है ना। देखो हमारा मोस्टली क्या होता है, हम कैसे एप्लीकेशन कैसे बनता है हमारा फ्रंट एंड पे, मान लो हम इसको नया बना लेते हैं थोड़ा, है ना। अब मान लो हमारा ये जो फ्रंट एंड बना हुआ है, मोस्टली हम लोग हमारा ब्राउजर हो गया ऐसा करके। ठीक, ये हमारा पेज हो गया, ऐसा करके ये पेज हमारा बन जाता है। ठीक, ऐसा करके ज़्यादा ज़्यादा नेविगेशन बार हो गया, लेफ्ट बार हो गया, राइट बार हो गया, यहाँ पे कंटेंट हो गया, ऐसे करके, है ना, ऐसे तो बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप जब भी आप यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ब्राउजर आपका घूमेगा, पूरा पेज लोड हो जाएगा।
फिर आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एक्चुअली जो है जो डिकम्पोजिशन पैटर्न पढ़ा था वो आपने बैकएंड से तो डिकम्पोज कर लिया, बट फ्रंट एंड से आपका कोई भी मतलब वहाँ पे प्रॉपरली आपको डिजाइन फॉलो नहीं किया है। ठीक, हो सकता है आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फ्रंट एंड में भी हो सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट, है ना। तो वहाँ पे भी अगर प्रॉपर आपने फॉलो किया है, जैसे कि मान लो आपका ये वाला पार्ट है, ये बॉडी वाला पार्ट है, ठीक, बार बार इसी पेज पे सिंगल पेज एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जैसे कि हम रिएक्ट जेएस एंगुलर के थ्रू बनाते हैं, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वो कंपोनेंट्स भी वहाँ फ्रंट एंड से आप चाहें तो उसको प्रॉपरली आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस टाइप के कंपोनेंट से रिक्वेस्ट जाएगी, वो इस सर्विस पे जाएगी। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कहीं पूरे जितनी भी लिंक्स बने हुए, जितने ब्राउजर पे लिंक्स बने हुए, कहीं से भी कोई भी क्लिक मार दे, अब उसको कोई पता नहीं कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी। ठीक, बट आपने अगर प्रॉपरली डिवाइड बना रखा है, मान लो आपने एंगुलर जेएस बना रखा, यूज किया, रिएक्ट यूज किया है ना, तो वहां पे क्या होगा, सिंगल पेज टाइप एप्लीकेशन होता है ना। मान लो ये कंपोनेंट है छोटा सा, ये कंपोनेंट था यहाँ पे कोई, है ना, और इसके बाद में यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट था ऐसे करके, है ना, यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट था, ये मेनू वाला, ठीक है, जहाँ पे आप मेनू बार बना रखा है, ये टॉप पे, यहाँ पे आपने क्लिक करके मल्टीपल मेनूज ओपन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग पोर्शन हो गया, या राइट में आपने कोई अलग ऐसे बना रखा है, यहाँ पे एडवर्टाइज या कुछ कर रहे हो, है ना, या कोई बटन एक दो दे रखी है ऐसे करके। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे क्लिक मारोगे तो आपको यही कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट जो आपको बना है, यहाँ पे आपने कुछ भी रिफ्रेश करवाना तो यहीं पे ये केवल सेम टू सेम रिफ्रेश हो सकता है ना। एंगुलर रिएक्ट यूज कर रहे हो तो आप पे अगर कोई मान लो इस पेज पे चेंज करना है, यहाँ पे बटन कोई थी, क्लिक मारा तो ये पेज इतना पोर्शन चेंज हो जाएगा आपका पूरा ब्राउजर। यहाँ पे जो बटन है, ये जो ब्राउजर बना हुआ है ना, ये आपका लोड नहीं है, यहाँ से आपका ऐसे करके घूमे ब्राउजर लोड करता हुआ दिखेगा नहीं, ना ही वो लोड होगा, दिखेगा भी नहीं, लोड भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बॉडी, इतना पोर्शन ही लोड होगा। ठीक, यहाँ पे इतना पोर्शन ही लोड होगा। यहाँ पे कोई एक्शन कहीं से भी एक्शन करवा रहे हो, मान लो इसी के पार्ट का अगर एक्शन है, ये एक्शन हो सकता है यहाँ से हो रहा हो, मेनू पार्ट से हो रहा हो, ठीक, तो ये पोर्शन लोड होगा, बट ये लोड होगा सिर्फ इतना ही लोड होगा, पूरा पेज लोड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे सर्विस बना सकते हो कि इस कंपोनेंट से रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्विस ए आपकी जो बनी हुई है, सर्विस ए, इस पर रिक्वेस्ट जाएगी। इस कंपोनेंट से रिक्वेस्ट आ रही है तो सर्विस बी बनी है, इस पर रिक्वेस्ट जाएगी। इस साइड के कंपोनेंट से जा रही है तो सर्विस सी बनी है, इससे आएगी। या हो सकता है इस पर कोई लिंक दिया गया हो, ठीक, लिंक दिया, उसके लिंक पे क्लिक करने के बाद में नया ये पेज रिफ्रेश होकर नया पेज आता है, ठीक। इसके बाद में उस पेज पे जो आपका पेज रिफ्रेश होकर दूसरा पेज आया, उस पेज पे भी लिंक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज पूरा रिफ्रेश होगा, तो उसका वो अलग कंपोनेंट आप बना लोगे। तो उस पे जब कोई कॉल जाएगी, मान लो कोई उससे जो कोई कॉल जाएगी, ऐसा करके मान लो कोई नया पेज ऐसा बन जाता है, तो उसकी कॉल जाएगी, वो कोई अलग आपने बना लिया, बना लिया कोई ऐसा करके, ठीक, सर्विस। तो इस प्रकार से आप कैटेगराइज भी कर सकते हो कंपोनेंट वाइज पे, ठीक, सर कॉल को है वो अलग अलग कॉल जाएगी माइक्रो सर्विस पे, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया होगा, आई थिंक। तो when services are deployed by decomposing business capabilities subdomain, the services responsible for user experience have to pull data from several microservices. In the monolithic world, there used to be only one call from the UI to backend service to retrieve all data and refresh, submit the UI page. However, now it won't be the same. We need to understand how to do it. कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज यूआई हैज टू बी डिजाइन एज अ स्केलेटन विद मल्टीपल सेक्शन। यूआई को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करो, रीजन सेक्शंस या रीजन में ऑफ द स्क्रीन पेज, ठीक है। ईच सेक्शन विल मेक अ कॉल टू एन इंडिविजुअल बैकएंड माइक्रो सर्विस, ठीक है, टू पुल द डेटा। दैट इज कॉल्ड कंपोजिंग यूआई कंपोनेंट, कंपोजिंग यूआई कंपोनेंट स्पेसिफिक टू सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से वही है जो मैं बता चुका हूँ, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट जैसे यूज कर सकते हैं, एंगुलर यूज कर हेल्प करते हैं ऐसा करने के लिए, ठीक। तो ये सारा था। अब आते हैं डेटाबेस पैटर्न, बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे डिजाइन पैटर्न है जो कि सारे के सारे लगभग में इंपॉर्टेंट ही हैं, जो ऊपर मैंने देखे थे, ठीक है। और इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि इसमें काफी
आपको समझने के लिए भी क्रिटिकल लगेगा। एक एक पैटर्न पढ़ाने में पूरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं सिंपल हैं वो आज मैं कवर कर लेता हूँ, बाकी 3 ऐसे पैटर्न हैं जो आपको एक एक लेक्चर में 3 लेक्चर में बताना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। ठीक है, अब कौन सा पूछा जाएगा आपके लक के ऊपर बात है। ठीक, तो यहाँ पे डाटाबेस पर सर्विस है ना, कोई भी सर्विस है, मान लो यहाँ पे आपने जो सर्विस बनाया हुआ है ये सर्विस थी हमारी। ठीक, अब यहाँ पे डेटा इस आप ऐसा भी डिजाइन फॉलो कर सकते हो कि ये जो बी सर्विस है ये अपने अपना इसका खुद का डेटाबेस है, इसको कॉल कर रहा है। ये सर्विस है अपना इसका खुद का डेटाबेस है, इसको कॉल कर रहा है। ये सर्विस है ये इसका खुद का डेटाबेस है, इसको कॉल कर रहा है। तो ये हो गया डेटाबेस पर सर्विस का विजन पैटर्न। ठीक, कि हर एक सर्विस जो है अपना खुद का डेटाबेस रखती है। दूसरा होता है शेयर डेटाबेस पर सर्विस, मतलब हम डेटाबेस को शेयर करें। मान लो ए का डेटाबेस है, हो सकता है ये इसको भी कॉल कर रहा हो और ये इसको भी कॉल कर रहा हो, है ना, या ए भी इसको कॉल कर रहा हो। बट ज्यादा डिपेंडेंसी इसमें भी नहीं बनानी है, आप ऐसा नहीं करना है आपको इतनी बड़ी डिपेंडेंसी बना दो जो सारी सर्विस इसी को कॉल कर रही है। ठीक, डिप्लॉयमेंट में काफी इशू आएगा आपको, अगर कोई भी डीबी चेंजेज आएगा कुछ भी आएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, रिप्लिकेट करने में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको डीबी को भी रिप्लिकेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सिर्फ और सिर्फ इसी में होती है। ठीक है, सर्विसेज में होती है, आपको डेटाबेस को भी रिप्लिकेट आपको एक तरीके से स्केल करना पड़ता है प्रॉपरली। ठीक है, और इसी NoSQL DB ज़्यादा रिलेशनल डेटाबेस कभी कभी जो है पार्टीशनिंग आगे पढ़ेंगे MongoDB तो काफ़ी इजी नहीं होता है, इसलिए रिलेशन डेटाबेस की जगह नॉन रिलेशन डेटाबेस ज़्यादा इजी होता है तो मतलब स्केल करने के लिए या उसका क्या कहते हैं पार्टीशनिंग करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ इसमें भी फॉलो करना पड़ता है, इसकी भी रिप्लिकास होती हैं, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं करना, तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगी। और इसमें इसी रिप्लिका की वजह से ही काफ़ी डिज़ाइन पैटर्न बन जाते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका सिंक में भी होना चाहिए, है ना। रिप्लिका तो आपने बना दी बट दोनों रिप्लिका अगर डेटा सिंक नहीं है तो आपकी कॉल अगर किसी अदर रिप्लिका पे जा रही है जहाँ पे डेटा वो अपडेटेड नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ में हम लोग और पढ़ेंगे, आता है नॉन रिलेशन डेटाबेस में, जैसे MongoDB हो गया कि कैप थ्योरम आती है, जैसे कि हम लोग एसिड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, ACID, उसी प्रकार से ये जो कैप थ्योरम भी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें 3 चीजें आती हैं। कैप का मतलब क्या हो कि C मतलब कंसिस्टेंसी, और A का मतलब क्या है कैप A पार्टीशन टोलरेंस B से हो गया, क्या मैं बताऊं मुझे याद नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी, सॉरी हाँ अवेलेबिलिटी और तीसरा हो जाता है पार्टीशन टोलरेंस। तो इनमें 3 जो होते हैं इसमें रूल्स, इसमें से 2 ही केवल फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक, अगर आप पार्टीशनिंग स्केलेबल कर रहे हो स्केल कर रहे हो रिप्लिकास क्रिएट कर रहे हो तो सारे नहीं वर्क करेंगे, 2 ही इसमें से आप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाओगे इसमें। ठीक है, रूल्स को फॉलो कर पाओगे, तो यानी कि 2 चीजें अवेलेबल करवा पाओगे, या तो फिर कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी ले लो, या आप पार्टीशन अवेलेबिलिटी ले लो, या फिर आप पार्टीशन कंसिस्टेंसी ले लो। तीनों एक साथ में मतलब एक तरीके से अप्लीकेबल नहीं होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं शेयर डेटाबेस पर सर्विस, डेटाबेस पर सर्विस, ये सारी चीजें काम करती हैं। ठीक, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करना है। अब वैसे डेटाबेस पर सर्विस वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब ये फॉलो करना चाहिए, बट कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा नहीं कर सकते हो। आप सर्विस बना रहे हो, कभी ऐसी डिपेंडेंसी है, क्योंकि उसको अगर अलग करोगे डेटा सेम डुप्लीकेट तो होगा ही होगा, बट साथ साथ में उसको रिप्लिकेट करना, बराबर दोनों को सिंक करना, दोनों को सिंक करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। तो उतना झंझट नहीं रखने के लिए आपने क्या किया, उस सेम डेटाबेस को ही कॉल कर लिया, है ना। तो ये सारा फायदा रहता है। तो दोनों एक तरीके से कंप्लीट हो गए, ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ बताने वाले आगे। डेटाबेस पर सर्विस आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज प्रॉब्लम टू हाउ टू डिफाइन डेटाबेस आर्किटेक्चर फॉर माइक्रो सर्विस, फॉलोइंग आर द कंसर्न टू बी एड्रेस। क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं,
सर्विसेज मस्ट बी लूजली कपल्ड, है ना। आप डेटाबेस को स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बट इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्या है, हमें लूजली कपल्ड भी बनाना है, ठीक है, जिससे कि हमारा डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल भी हो सके, इंडिपेंडेंटली स्केलेबल भी रख सकें एप्लीकेशन को, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक सेकंड देना मुझे। है ना। तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शंस में इन्फोर्स इन वेरिएंट दैट स्पैन मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। और सम बिजनेस ट्रांजेक्शंस नीड टू क्वेरी डेटा दैट इज ओन्ड बाय मल्टीपल सर्विसेज। हो सकता है अब डाटा बार बार रेप्लिकेट नहीं, हर जगह डेटा कॉपी डुप्लीकेट नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि फिर आपको सिंक भी करना पड़ेगा, है ना। डेटाबेस मस्ट some databases must sometimes be replicated and sharding, ये चीज मैं पॉइंट कहना चाह रहा था, जो हमने यहाँ पे बताया था ना कैप थ्योरम का, वो शार्डिंग में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लिका भी क्रिएट करनी है, शार्डेड इन ऑर्डर टू स्केल, और स्केल करने के लिए आपको रिप्लिका भी क्रिएट करनी पड़ सकती है, और शार्डिंग भी करनी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से शार्डिंग में क्या होता है कि आपकी, हालांकि वही बता रहा हूँ कि जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पर नॉन रिलेशन डेटाबेस होता है या क्या कि नो सिक्वल टाइप का होता है, उसमें हम लोग शार्डिंग प्रॉपर्ली यूज कर पाते हैं, जैसे कि मोंगोडीबी का एग्जांपल दिया। पढ़ेंगे इसमें हम लोग डिफरेंट सर्विस, ठीक। इसके बाद में आता है डिफरेंट सर्विसेज हैव डिफरेंट डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ठीक। तो जो अलग अलग सर्विसेज है उनकी अलग अलग अपनी डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, तो सॉल्व द कंसर्न्स जो है डेटाबेस पर सर्विस आप यूज कर लो, डेटाबेस पर माइक्रो सर्विस मस्ट बी डिजाइन, है ना। इस तरीके से आप कर पढ़ लेना। इसके बाद में शेयर डेटाबेस पर सर्विस आता है, तो इसमें क्या है, वी हैव टॉक्ड अबाउट वन डेटाबेस पर सर्विस being idle for microservice, but that is possible when application is greenfield and the deployed in with domain driven design. But if the application is monolith and trying to break into microservices, ठीक है, denormalization is not that easy, ठीक है, that is suitable architecture in that case। तो उस समय आप ये शेयर डेटाबेस पर सर्विस यूज कर सकते हो, मतलब मल्टी सब माइक्रो सर्विस जो है एक ही डेटाबेस को कॉल कर सकते हैं उस केस में। और यहाँ तक कि मोनोलिथ से आप माइक्रो सर्विस जा रहे हो, वो भी एक केस हो सकता है, और आप स्टार से भी माइक्रो सर्विस बना रहे हो तब भी डिफिकल्ट होता है आपको हर डेटाबेस सर्विस के लिए अलग डेटाबेस बनाना, ठीक। क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये सर्विस को हो सकता है वो भी डेटा चाहिए हो, तो आप हर जगह पे आप एक तरह के रिप्लिकेट डेटा नहीं क्रिएट कर सकते हो, मीन्स डुप्लीकेट डेटा नहीं क्रिएट कर सकते हो, अलग टेबल सेम डेटाबेस बना लो, इसके लिए एक्सेस दे दो, ठीक है, अलग इसके लिए डेटाबेस बना लो, ये नहीं, हमेशा नहीं हो पाता है। तो उस केस में आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आप कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादा आपको डिपेंडेंसी भी नहीं रखनी है, ठीक है। तो फॉर एवरी एप्लीकेशन देयर इज क्या कहते हैं, ये क्या लिखा है, ह्यूमंगस लिखा है सर, ह्यूमंगस लिखना चाहिए, हाँ ह्यूमंगस ही है। For every application there is humongous amount of data present. So when we break down an application from its monolith architecture to microservice, it is very important to note that each microservice has sufficient amount of data to process a request. So either the system can have a database per each database service, or it can have shared database per service, ठीक है। You can use database per service and share database per service to solve various problems। अलग अलग दोनों देखो इम्पोर्टेंट, हर डिजाइन पैटर्न अपने आप में एक इम्पोर्टेंसी रखता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये डेटा इस वही बेटर है तो वही हमेशा यूज करो, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करना पड़ सकता है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन इनकंसिस्टेंसी, अगर आप ऐसा देखो कर रहे हो तो इससे क्या क्या फायदा होगा कि नंबर एक तो डुप्लीकेसी नहीं हो रही डेटा की, आप यहाँ पे भी वही स्पेस घेर रहे हो, वही वहाँ पे भी वही कर रहे हो, सेम डेटा है। दूसरा कंसिस्टेंसी, इसको मैनेज करना, जो कि मैंने बताया ना कैप थ्योरम में, जब भी आप स्टार्टिंग करोगे कैप थ्योरम जब आप यूज कर रहे हो, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन, आप तीनों जबकि चाहिए आपको तीनों,
पार्टीशन टॉलरेंस भी चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, और डेटा हमेशा अवेलेबल भी होना चाहिए। अवेलेबल करने के लिए आपको स्केल करना पड़ेगा, हमेशा अवेलेबल रखना है, ठीक है। तो ये वर्क करिएगा, वो ये वर्क कभी नहीं वर्क कर सकता अगर पार्टीशन टॉलरेंस भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टीशन टॉलरेंस मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे पार्टीशन मैंने किया हुआ डेटा को, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहो कि कंसिस्टेंस हमारा डेटा जो हमारा है, आप कंसिस्टेंसी भी रखना चाहते हो, आप स्केल भी प्रॉपरली करना चाह रहे हो, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, और इसके साथ साथ में आप पार्टीशन टॉलरेंस भी करना चाह रहे हो, मतलब कोई भी सर्वर डाउन भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों सर्वर आपके सारी चीज़ें अवेलेबल भी रहें और आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे ये अगर आपने शेयर कर लिया डेटाबेस को तो ये फ़ायदा इससे होगा। बट हाँ, इन एक इससे प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल भी नहीं रहेगा, लूजली कपल्ड भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ घाटे भी हैं, बट इसमें फ़ायदे देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सामने। डिफरेंट सर्विस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट, है ना। अलग अलग सर्विस जो अपनी अलग अलग स्टोरेज रिक्वायरमेंट रखता है। few business transactions can query the data with multiple services. Denormalization of data, तो इस प्रकार से डीनॉर्मलाइज, यहाँ पे देखो, टू सॉल्व फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम, यहाँ पे फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम आई थिंक यू कैन गो फॉर डेटाबेस पर सर्विस। कौन सी फर्स्ट? ओके, एज इट विल बी देन एक्सेस्ड बाय माइक्रोसर्विस एपीआई इटसेल्फ, ठीक है। सो ईच माइक्रोसर्विस विल हैव इट्स ओन डेटाबेस आईडी which thereafter prevents the other services in the system to use particular database. Apart from this, to solve the issue of denormalization, you can choose share database per service, ठीक है। आप डेटाबेस के पर सर्विस मतलब एक तरीके से हर सर्विस अपना खुद का डेटाबेस रखते हैं, ठीक है। नहीं, शेयर डेटाबेस पर सर्विस, सॉरी, डेटाबेस पर सर्विस शेयर डेटाबेस, तो यानी कि आप मल्टी डेटाबेस को शेयर कर सकते हो। टू अलाइन मोर देन वन डेटाबेस फॉर ईच सर्विस, इट विल हेल्प यू गैदर डेटा फॉर मोनोलिथ एप्लीकेशन विच आर ब्रोकन डाउन इनटू माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू लिमिट दीज डेटाबेस टू 2 to 3 माइक्रो सर्विसेज, है ना। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ऐसा नहीं है कि हाँ कर सकते हो, एक माइक्रो सर्विस, दो माइक्रो सर्विस, एक तो रहेगी, मतलब 2 माइक्रो सर्विस या 3 मैक्सिमम कर सकते हो। इससे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना भी गलत है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है ना। सी और डी दोनों कॉल कर रही है इसको, है ना। सर्विस ए जो है, सर्विस बी जो है, हमारा सर्विस ए जो है ये बी को भी कॉल कर रहा है, और इधर देखो सी को भी कॉल कर रहा है ना, डेटाबेस को अपने डेटा को क्रिएट करने के लिए प्रॉपरली। ये सारा चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आता है ये चीज़, मैं और आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताने से आगे चल के आपको इसका यूज होने वाला है, चूँकि, ठीक। तो मैटेरियलाइज, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ थोड़ा, है ना। मैटेरियलाइज्ड जो व्यू होता है वो क्या होता है, ठीक। ये हम लोग क्योंकि इसको, ये एक पैटर्न नहीं है, इसका पार्ट नहीं है पैटर्न का, बट इसको मैं बता देता हूं जिससे कि आगे समझने में हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें जो दिया गया है, मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि डेटाबेस जो आपका बना हुआ है, ठीक। मान लो आप क्या करते हो कि आपका कोई एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड है, जहां से आपके बार बार मल्टीपल क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक। जो मल्टीपल क्लिक्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपको डेटाबेस में बार बार हिट करना पड़ रहा है, डेटाबेस इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, नंबर एक तो स्लो हो जाएगा, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि बार बार में डीबी से इंटरेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। और जो दूसरा ये है कि कोई जो डेटा गेट भी कर रहा है ना, मान लो कोई अदर सर्विस कॉल करके डेटा गेट भी कर रहा है, तो उसको भी डेटा गेट करने में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैटेरियलाइज्ड व्यू का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी इवेंट आपका आकर हो रहा है फ्रंट एंड से, उस इवेंट को आप एक तरीके से लॉजिकल डेटाबेस में स्टोर, लॉजिकल एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको,
मेमोरी में, इन मेमोरी डेटाबेस में स्टोर कर लो, ठीक है। एक तरीके से जो भी इवेंट आता है उनको स्टोर करते जाओ। उस जो स्टोर जो आपका लॉजिकल एक तरीके से डीबी होगा, या आप कह सकते हो इसका इन मेमोरी डीबी होगा, उसमें आपने एक तरीके से उसका एक व्यू क्रिएट कर लिया, या आप ये कह सकते हो इवेंट्स को आपने एक तरीके से स्टोर कर लिया, इवेंट स्टोर कर लिया, ठीक। इसके बाद में जो भी इवेंट जो आपने स्टोर किया है, जो भी आपका कॉल आता है, ठीक है, एक यानी कि गेट कॉल आता है, तो आप उस डीबी में ना कॉल करके तो उस एक तरीके से डेटा स्टोर से, इवेंट स्टोर से कॉल कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका क्या कहते हैं लॉक भी, डीबी से इंट्रैक्शन भी कम होगा, और दूसरी बात यह है कि आपका फास्ट भी होगा, ठीक है। इससे आपका थोड़ा इससे आपका खर्चा क्या आएगा कि आपका मेमोरी यूजेज काफ़ी यूज हो जाएंगे, सीपीयू है ना, मेमोरी सीपीयू का यूज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इन मेमोरी टाइप का कुछ बना रहे हो, है ना। तो यही इसमें है बेनिफिट। आप एक तरफ से हम पढ़ लेते हैं। देखो, मैट्राइज व्यू एक्सपोज एंड एग्रीगेशन क्वेरी, जो भी आपकी एग्रीगेशन क्वेरी ओवर सोर्स टेबल, जो भी आपकी सोर्स टेबल है उस पर आप मल्टीपल क्वेरीज, एग्रीगेशन क्वेरीज कर रहे हो, उसके लिए है ये। और ओवर अनदर मैट्राइज व्यू, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैट्राइज व्यू एक्सपोज एंड एग्रीगेशन क्वेरी, ये क्या करता है, एक्सपोज करता है एग्रीगेशन क्वेरी को ओवर अ सोर्स टेबल, मतलब सोर्स टेबल के ऊपर जो है एक तरीके से ये अपना एक मैट्राइज व्यू जो है ये क्या करता है, एग्रीगेशन क्वेरी को एक तरीके से एक्सपोज करता है, ठीक है। और ओवर अनदर मैट्राइज व्यू, ठीक है, या फिर हो सकता है एक मैट्राइज व्यू के ऊपर दूसरा मैट्राइज व्यू बनाना है, ठीक है। इसके बाद में व्यू ऑलवेज रिटर्न एंड अप टू डेट रिजल्ट। एक तो ये हो गया, आपका डेटा जो है हमेशा अप टू डेट रहेगा, है ना, ओल्ड डेटा आपका नहीं होगा यहाँ पे। रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन क्वेरी ऑलवेज फ्रेश डेटा, क्वेरीइंग अ मैट्राइज व्यू इज मोर परफॉर्मेंट देन रनिंग एन एग्रीगेशन क्वेरी डायरेक्टली ओवर अ सोर्स टेबल। तो ये आप समझ सकते हो जो मैंने आपको बताया है भी, अगर इन मेमोरी कोई चीज़ है डीबी में क्वेरी मारने से ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको सेशन में एक तरीके से कोई चीज़ इन मेमोरी में रखा हुआ है ना, कैश एक तरीके से समझ सकते हैं, कैश टाइप का है, क्या है, एक कैश टाइप का है ये, एक तरीके से एप्लीकेशन लेवल कैश, या आप बाहर का भी कैश, बाहर भी कैश बना सकते हो। मतलब आप इवेंट्स को स्टोर करने के लिए कोई जरूरी नहीं एप्लीकेशन के अंदर ही, चाहे तो आप हालांकि नेटवर्क कॉल भी नहीं करना चाहोगे, बट अलग कैश कोई बना हुआ एप्लीकेशन के बाहर, मान लो एग्जांपल में मुझे, अब हालांकि मैंने भी नहीं पढ़ा नहीं था, बट इसमें लिखा भी नहीं होगा, बट ये मुझे जो अभी लगा है कि ये एक तरीके से कैश टाइप का है। मान लो कोई आपका ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन यूआई है, कोई ये आपकी बटन थी, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करके या फॉर्म सबमिट कर रहे हो, बार बार डेटा ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो ये इवेंट है ना, CRUD ऑपरेशंस, जितने भी CRUD ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको यहाँ पे आपका क्या है, ये कोई सर्विस है, सर्विस है ए, इसके बाद में ये रखता है कोई डेटाबेस अपना, क्या रखता है, डीबी है, ये सर इसको इंटरेक्ट ये कॉल करा है। अब इसने जैसे ही इस पे कॉल किया, ठीक, तो यहाँ पे आपने कॉल गई आपकी, इस सर्विस पे कॉल गई, ये क्या करेगी, इसको बार बार हिट मारेगा। आपने कोई भी इवेंट किया, CRUD ऑपरेशन क्या किया, CRUD किया ऑपरेशन, यहाँ पे CRUD ऑपरेशन किया आपने, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता दूं आपको, हम लोग डिजाइन सिस्टम डिजाइन में एक तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने क्लाउड को स्टार्ट किया था, क्योंकि सिस्टम डिजाइन क्योंकि बहुत लंबा ब्रॉड है, इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपने किए पढ़ा भी नहीं होगा, पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे इसको हम पढ़ते रहेंगे 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इजिली, और अदर चीजें भी चलती रहेंगी साथ में, जैसे कि मैंने डिजाइन पैटर्न पढ़ा दिया, या बीच में कोर जावा पढ़ा दिया, है ना, ऐसे करके एक साथ में एकदम से पढ़ाना भी सही नहीं है, क्या, क्योंकि हर किसी के दिमाग पे चढ़ेगा भी नहीं जल्दी, ठीक है। तो ये CRUD ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, क्रिएट हो गया, ठीक, डिलीट हो गया, या अपडेट हो गया। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, अब ये जो है डायरेक्टली इसको, इस पे इवेंट नहीं बार बार हिट करना सही नहीं है। मैट्राइज व्यू क्या करेगा, एक अपना अलग व्यू क्रिएट कर लेगा। अब इसके बाहर का व्यू मान लो बाहर है, ये एक तरीके से बाहर, ये ठीक है, ये मैट्राइज व्यू जो है बाहर क्रिएट कर लिया। अब ये इवेंट इस पे जानना जा करके आप चाहे तो इस पे मार दो इट, ठीक,
ये जो एक तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ पे इवेंट को स्टोर करता रहेगा, इवेंट को स्टोर करने के बाद में यहाँ पे ये पब्लिश कर देगा इसको, यानी कि या फिर इस पे भी नहीं करेगा, डायरेक्टली ये पब्लिश कर देगा इसको, ठीक, बाद में। तो रिक्वेस्ट जो आपकी बाहर से आ रही, थर्ड मान लो कोई अदर एप्लीकेशन या इसी एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी, मान लो कोई अदर बंदा, कोई अदर यूजर है, वो यहाँ पे क्लिक करके कुछ चेक करना चाह रहा था, तो ये इसको डायरेक्टली इसको कॉल करने की बजाय ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल कर लेगा। तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, अप टू डेट डेटा भी रहेगा आपका, अपडेटेड डेटा भी रहेगा, और इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आपके सिस्टम की मेमोरी जो, क्योंकि रन टाइम है ये, तो सिस्टम मेमोरी रिसोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा आपका खर्च होगा, ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स खर्च होगा, अदरवाइज बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो पैटर्न है वो इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये आपको प्रॉपर नहीं पता मेटावर्स व्यू का कॉन्सेप्ट, तो आगे आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे बाई इन्वेस्टिंग रिसोर्सेस, डाटा स्टोरेज, अब आपने जैसे कि क्या क्या खर्च किया यहाँ पे, डाटा स्टोरेज, बैकग्राउंड सीपीयू साइकिल्स है ना, और मॉडराइज व्यू ओवर व्यू ऑफ कॉमनली यूज्ड एग्रीगेशन। मीन्स करने का मतलब ये है कि आपने क्या क्या यहाँ पे अपना कॉस्ट पे किया, उस कॉस्ट उस कॉस्ट के बेसिस पे आपको क्या क्या मिल रहा है, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्या क्या मिल रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कैसे क्वेरिंग अ मेटलाइज्ड व्यू commonly perform better than querying our source table for the same aggregation function, ठीक है। फ्रेशनेस, बिल्कुल ये भी एक बेनिफिट इसका, मैं चाहे तो इसको ब्लैक भी, डार्क ब्लैक भी कर सकता हूँ। मुझे एक टेबल भी लानी चाहिए, वे सॉरी चेयर एक ऐसी होनी चाहिए ऊंची वाली, तो मुझे काफ़ी सही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि हम इसमें अब मुझे बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास में नोटपैड भी मेरे पास है इस समय अब, तो बोर्ड में मुझे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी खड़े होकर, ठीक है। तो हम ज़्यादा लेक्चर भी ले सकते हैं और टाइम लंबा भी ले सकते हैं, सही। तो यहाँ पे देखो फ्रेशनेस का मतलब मेटलाइज व्यू क्वेरी ऑलवेज रिटर्न द मोस्ट अप टू डेट रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हेन मेटलाइज लास्ट टुक प्लेस, ठीक है। द क्वेरी कंबाइंस द मेटलाइज पार्ट ऑफ द व्यू विद द रिकॉर्ड इन द सोर्स टेबल which haven't yet been materialized, ठीक है। The delta part always providing the most up to date result, ठीक है। कोर रिडक्शन, ये वाला क्या है, ये मुझे भी नहीं क्लियर अभी है। कोर रिडक्शन क्वेरिंग a materialized view consumes less resources from the cluster than doing the aggregation over the source table, less resources from the cluster then, okay, जो हमारा जो, हाँ एक चीज है, कंज्यूम लेस रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लस्टर देन डूइंग द एग्रीगेशन ओवर द सोर्स टेबल, ठीक। वो सोर्स टेबल में जो एग्रीगेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होगा आपका, ठीक है, कंपेरिजन में जो कि आप मेटावर्स व्यू से डेटा को फेच कर रहे हैं। रिटेंशन पॉलिसी ऑफ सोर्स टेबल कैन बी रिड्यूस्ड इफ ओनली एग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड। दिस सेटअप रिड्यूस हॉट कैश, देखो दिस सेटअप रिड्यूसेस हॉट कैश कॉस्ट फॉर द सोर्स टेबल, ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे दिस सेटअप रिड्यूस हॉट कैश कॉस्ट फॉर द सोर्स टेबल, ये कैश टाइप का ही है बट कैश नहीं है एक्चुअली, ठीक है। वो आपका ये इसीलिए इसमें लिखा है रिड्यूस करता है इस कॉस्ट को, ठीक है, जो कि आपको कैश एस बना इम्प्लीमेंट करना, उसकी जगह पे आप मेटावर्स व्यू का यूज करो। अब मैंने कैश का नाम इसलिए लिया क्योंकि कैश लगभग डेवलपमेंट में आप आ चुके हैं, तो कैश आपको जरूरी वर्ड याद होगा, ठीक, पता होगा। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये कंपेयर कर सकते हो, कैश भी हम लोग ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं, कैश बना लिया बाहर। अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने इमेज दिया है इसको बाहर का पार्ट बना लिया, हो सकता है ये सर्विस के अंदर का ही पार्ट हो, ठीक है। ये मैंने बाहर जैसे दिखाया, तो कैश हमारा ग्लोबल कैश हम ऐसे ही बनाते हैं, उसको बाहर बना देते हैं, सर्विस के बाहर का पार्ट होता है, बट एक्चुअली ये रिक्वेस्ट हो सकता है ये एप्लीकेशन के अंदर का ही पार्ट हो। ये जो सर्विस है, सर्विस के अंदर ही कोई कोड आपने ऐसा लिखा हो जो मेटावर्स यानी कि इसके कंप्लीट व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हो टेबल के, ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर को कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये हमारा एक तरीके से ऐसा कोई हमने एपीआई टाइप का कुछ बना रखा हो जो कि ओरिजिनल एपीआई की जगह इसको कॉल कर रहा हो बार बार, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का पार्ट भी हो सकता है, बट पार्ट होने से प्रॉब्लम होती है, एप्लीकेशन के पार्ट होने से काफ़ी प्रॉब्लम से होती है, क्योंकि एप्लीकेशन इसको स्केल किया है तो
डेटा इनकंसिस्टेंस हो सकता है, तो बाहर ज़्यादा इसीलिए मोस्टली बाहर बनाते हैं लोग, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें, देखो पार्ट कैश जैसे कि हमारा होगा, ग्लोबल कैश क्यों बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन के अंदर का जो सेकंड लेयर कैश है, जो हमारा ईएस कैश होता है, कहाँ तक फिजिबल होता है, कहाँ तक नहीं होता है ना। ईएस कैश हमारा क्यों जरूरत होता है, बहुत सी अलग अलग हम लोग चीजें पढ़ेंगे। रेडिस कैश हमें जरूरत क्यों पड़ती है ग्लोबल कैश की, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्या कहते हैं ईएस कैश, एप्लीकेशन लेवल कैश है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको और पढ़ना समझ लेना अच्छे से, तभी हम लोग आगे जाएंगे इवेंट सोर्स पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न में, ठीक। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो, फ्रेंड को सजेस्ट करें। थैंक यू, बाय।